तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश से लौटते हैं और विदेश लौटते ही वो भाजपा के कार्यकर्ताओं को भाषण देते हैं। उनके इस भाषण का लाइव प्रसारण तमाम गोदी मीडिया न्यूज चैनल्स के जरिए पूरे देश को किया जाता है। और आप जानते हैं लौटते ही वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, जब जापान के हिरोशिमा में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण हुआ तो देश के लिए फख्र की बात थी। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, नई संसद का उद्घाटन किस दिन हो रहा है? 28 मई। 28 मई यानी कि अंग्रेजों से 12 बार माफी मांगने वाले विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन। कौन विनायक दामोदर सावरकर? जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी ना, तो अदालत के कटघरे में सावरकर भी बैठे हुए थे, नाथूराम गोडसे के पीछे अपना मुंह छुपाए। मुझे हैरत होती है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सामने भ्रम पैदा करने वाली इस तरह की गलत बयानी भी कर सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि गांधी की प्रतिमा का अनावरण जो है वो देश के लिए गर्व की बात है, मगर आप नई संसद का उद्घाटन उस दिन कर रहे हैं, एक ऐसे दिन जब एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ था जो जुड़ा हुआ है उस सोच से जिसने महात्मा गांधी की हत्या की थी। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। हिरोशिमा की धरती जहां पर मानव संहार का भयानक घटना घटी थी, उस हिरोशिमा की धरती पर जब पूज्य बापू की प्रतिमा लगती है, शांति का विश्व को संदेश बड़े गर्व के साथ पहुंचा था। प्रधानमंत्री, इस बात को मैं बहुत ही सम्मानपूर्वक और बहुत ही विनम्रता से कहना चाहता हूं, गांठ बांधकर रख लीजिए। अगर आपको लगता है कि सावरकर के सहारे या श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहारे भारतीय जनता पार्टी या भारत या आपकी इज्जत विदेशी जमीन पर होगी, तो आप गलत फहमी में हैं। आपकी इज्जत, देश की इज्जत महात्मा गांधी की वजह से है और किसी की वजह से नहीं। इसीलिए नसीहत दीजिए अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो गोडसे का महिमा मंडन करते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भाजपा और उसके सहयोगी संस्थाओं को आईना दिखा रहे हैं कि क्या फर्क है गांधी और गोडसे में, क्या फर्क है गांधी और सावरकर में। 28 मई को नई संसद का उद्घाटन करके कहीं ना कहीं आपकी बातों का विरोधाभास झलक रहा है जो आपने कही। और बात यहां नहीं रुकी दोस्तों, महात्मा गांधी का उन्होंने 2 बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब मैं दुनिया भर को वैक्सीन दे रहा था तो मेरी आलोचना हो रही थी, मगर मैं दुनिया को बता दूं कि ये गांधी और बुद्ध का देश है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मुझसे हिसाब मांगा जाता था, मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई खोजने वाले हम लोग हैं। हम करुणा से प्रेरित लोग हैं, हम सद्भावना में समर्पित लोग हैं। और इसी भाव को लेकर विश्व में जहां भी बन पड़ता हमने किया। प्रधानमंत्री, आप वो हैं जब कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल जैसी नफरती संस्था पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, तब आपने उसे बजरंग बली के अपमान के साथ जोड़ दिया था। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, बजरंग दल का ना बुद्ध से कोई लेना देना है और महात्मा गांधी को तो वो अश्लील गालियां तक देते हैं, और आप उस बजरंग दल के समर्थन में उतर आए थे, जो अपने आप में कितने शर्म की बात है। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रूबरू हो रहे थे अपने कार्यकर्ताओं से और विदेश से लौटने के बाद जब वो देश से रूबरू हो रहे थे, तो उन्होंने कई ऐसी बातें कही जो उनकी अपनी असुरक्षा को बता रहा था, उनके अपने विरोधाभास, कॉन्ट्रडिक्शंस को उजागर कर रहा था। मसलन
वो कहते हैं कि जब मेरा स्वागत हुआ था, जब सिडनी की स्टेडियम में मेरा सम्मान हुआ था, तो वहां न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे बल्कि विपक्ष भी मौजूद था। कहने का अर्थ क्या है? प्रधानमंत्री कहना चाह रहे थे कि मेरा सम्मान न सिर्फ वहां के पक्ष ने किया बल्कि विपक्ष ने भी किया। सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, मगर इस बयान का क्या विरोधाभास है इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात है। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से, ये लोकतंत्र का वातावरण। प्रधानमंत्री पिछले 9 साल में आपकी जो उपलब्धियों में से, या ये कहा जाए आपकी बदनामियों में से, आपकी सरकार की बदनामियों में से एक ये है कि आपने अपने प्रचार तंत्र, अपने पालतू मीडिया के जरिए विपक्ष को लगातार बदनाम किया है। अपनी एजेंसीज के जरिए लगातार उन पर निशाना साधा है, एक तरफा निशाना साधा है। आपके आलोचकों को आपने जेल भेजा है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, एनआईए के जरिए परेशान किया है। अब आप समझे कि पक्ष और विपक्ष के क्या मायने होते हैं। क्योंकि जब आपका सम्मान किया जा रहा था सिडनी के स्टेडियम में, तब वहां के ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री समझ गए थे कि अगर मुझे भारतीयों का वोट चाहिए तो मुझे उस मंच पर जाना पड़ेगा। विपक्ष को भी मौका दिखाई दे रहा था कि अगर हमें भारतीयों का वोट चाहिए, एनआरआईज का वोट चाहिए, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। इसीलिए सत्ता और विपक्ष दोनों वहां पहुंचा। कारण राजनीतिक थे, मगर आपको समझना पड़ेगा कि यह देश अगर लोकतंत्र है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की मौजूदगी से। आप लोकतंत्र की बात करते हैं अपने भाषणों में प्रधानमंत्री, मगर लोकतंत्र को अगर किसी ने रौंदने का काम किया है तो आपकी सरकार, आपके प्रचार तंत्र और आपकी एजेंसीज ने किया है। क्या आप इस बात को नजरअंदाज कर सकते हैं? और यही नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री जब लौटे भी ना, तो एक बात तय हो गई कि उनके दिमाग में सिर्फ चुनाव है, सिर्फ सीटें जीतना है, सिर्फ वोट्स हासिल करना है और उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि ये जो भी आयोजन होता है उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि भाई मैं वोट्स हासिल करूं, विपक्ष को गाली दूं, अनर्गल बातें करूं इनके बारे में, बस। मसलन उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया अगर भारत की बात सुन रही है तो वो सिर्फ इसलिए सुन रही है क्योंकि भारत में बहुमत की सरकार है, जो अपने आप में बेमानी बात है। और वो बेमानी बात क्यों है मैं आपको बतलाऊंगा बाद में। पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। हमारे देश में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई। अब जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जब इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हुआ था तब सत्ता में जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे, और जॉर्ज डब्ल्यू बुश और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कोशिशों के चलते इंडो यूएस न्यूक्लियर डील परवान चढ़ा था। और उस वक्त मैं आपको बता दूं, वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया था। वामपंथी दलों ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया था, मगर बावजूद इसके भारत का डंका दुनिया में बज रहा था। भारत के वैज्ञानिक, भारत के डॉक्टर्स, भारत के जो सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े अधिकारी, प्रोफेशनल्स थे, सिलिकॉन वैली में देश का डंका बज रहा था। आज गौ हत्या भी हो रही है, गोबर की बात हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है। तो इन तमाम चीजों के जरिए भी देश का नाम रोशन हो रहा है। तो पहली बात तो मैं बतला दूं, मुद्दा बहुमत की सरकार नहीं है प्रधानमंत्री। क्योंकि आपने बहुमत क्यों कहा? आपने बहुमत सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि आपको लगा
कि 2024 में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर मैं देश की जनता को एक और संदेश दे दूं, और वो संदेश क्या है कि भाई एक बार फिर बीजेपी को बहुमत देना। आपका मकसद बिल्कुल साफ था प्रधानमंत्री, मगर आप भूल गए जो आप बात कर रहे थे। सबसे पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तब मुझे अच्छे से याद है बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रधानमंत्री थे, और जब वाजपेयी अमेरिका पहुंचे थे तो उनका स्वागत हुआ था, उनकी इज्जत हुई थी, बावजूद इसके कि बीजेपी बहुमत में नहीं थी। उसके बाद 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस बहुमत की सरकार नहीं थी, गठबंधन की सरकार थी। इंडो यूएस न्यूक्लियर डील परवान चढ़ी थी, बावजूद उसके कि वो एक माइनॉरिटी सरकार थी। और मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री, आप 22 जून को अमेरिका जाने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से होकर आए हैं, एक बहुमत की सरकार को किस चीज का सामना करना पड़ा। आप अमेरिका जा रहे हैं और अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है धार्मिक आजादी पर, और धार्मिक आजादी की उस रिपोर्ट में उन्होंने बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तीनों को समान पैमाने पर रख दिया है, उनकी कड़े शब्दों में आलोचना की है। और आप पहुंचने वाले हैं अमेरिका, आप ऑस्ट्रेलिया में थे, और जब आप ऑस्ट्रेलिया में थे तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में जिस डॉक्यूमेंट्री पर आपने पाबंदी लगाई थी बीबीसी की, वो दिखाई जा रही थी प्रधानमंत्री। तो ये जो आप कह रहे हैं ना कि बहुमत की सरकार है इसीलिए देश का मान बढ़ रहा है, ये सरासर गलत है। हकीकत ये है कि अगर नेतृत्व निर्णायक होगा, अगर नेतृत्व को पता होगा कि देश के लिए अच्छा क्या है, भला क्या है, अगर नेतृत्व, अगर देश का लीडरशिप देश के बारे में सोचेगा, अपने बारे में नहीं, ठीक है, देश के बारे में सोचेगा। भाजपा की जो अंध समर्थक हैं वो ध्यान से सुनिए, मुद्दा यह नहीं है कि आप एक व्यक्ति का महिमा मंडन करें, नहीं, मुद्दा यह है देश का महिमा मंडन हो। तभी वाजपेयी और मनमोहन सिंह की अल्पमत की सरकारों में अमेरिका, चीन, ब्रिटेन में भारत का नाम रोशन हुआ था। इस बात को कतई नजरअंदाज न करें। और मैंने कहा आपसे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में, उनके चेहरे पर चिंता अब भी चुनावों की है। बहुमत की बात उन्होंने की, और फिर उन्होंने कहा कि वक्त आ गया है कि पेड़ के शिखर और उसकी जड़ों दोनों का ख्याल रखा जाए। क्योंकि हो क्या रहा है दोस्तों, कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है कि ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये अडानी की सरकार है, इन्हें परवाह सिर्फ एनआरआईज की है, यानी विदेशों में बसे अंधभक्तों की है। प्रधानमंत्री उस आलोचना से इस कदर हिल गए थे कि उन्होंने देश में आके कहा कि हमें दलितों, वंचितों और शोषितों का भी ख्याल रखना है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 140 करोड़ का देश, मेरा दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गरीब हो, उनको भी इस समृद्धि के राह पर मुझे लेकर के जाना है। इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है कि जड़ों की भी चिंता करनी है, शिखर की भी चिंता करनी है दोस्तों। लेकिन ये चुनौती भी 140 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य पर मुझे भरोसा है, हम करके रहेंगे, समय सीमा में करके रहेंगे, और उसको हम पा करके। अब आप बताइए दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस भाषण में वोटों को लेकर, राजनीति को लेकर उनकी असुरक्षा दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है, बताइए। एक बात तय हो गई है दोस्तों कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव आएगा ना, वो 2 मुद्दों पर लड़ा जाएगा। एक तो राम मंदिर के मुद्दे पर, क्योंकि आप जानते हैं कि जनवरी में राम मंदिर के कपाट खुलेंगे, और उससे पहले 3 राज्यों में चुनाव है। मान के चलिए अक्टूबर नवंबर से न्यूज चैनल पर राम मंदिर, भाजपा सियासत, इस पर जोरदार प्रोग्रामिंग होगी जो परवान चढ़ेगी जनवरी में, और फिर उसका असर जो है लोकसभा के चुनावों में दिखाई देगा। तो एक तो मुद्दा यह रहेगा। अब दूसरा मुद्दा क्या रहेगा, आपके स्क्रीन पर अडानी के न्यूज चैनल की एक खबर। यह न्यूज चैनल यह कह रही है कि 55% मानते हैं कि दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से देश का मान बढ़ा है। यानी कि
जो प्रधानमंत्री विदेशी जमीन पर जाकर रैलीज करते हैं, जैसा उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किया, आने वाले दिनों में इसी तरह से अमेरिका में होगा, ये जो रैलीज हैं इसके जरिए भी भारत में वोट हासिल करने की कोशिश की जाएगी। यानी कि सोच विचार एकदम स्पष्ट है। राम मंदिर, धार्मिक ध्रुवीकरण और विदेशों में जो एनआरआईज मोदी 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 करते हैं, वो एनआरआईज जो मोदी मोदी तो करते हैं, मगर अगर उनसे कहा जाए कि कुछ पैसा भारत में भी लगाओ तब वो नहीं करते। जब उनसे कहा जाए कि अपने धंधों को छोड़िए और भारत आइए, क्योंकि भारत में अब राम राज्य है, यहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया जो है वो दाना चुग रही है, मगर ये एनआरआईज ऐसा नहीं करेंगे। उन एनआरआईज की ताकत पर, वो एनआरआईज जो विदेशी जमीन पर मोदी मोदी करते हैं, उसके सहारे यहां पर गांव, दूर दराज इलाकों में वोट्स हासिल करने का प्लान। ये दो भविष्यवाणियां की है मैंने, आगे गौर कीजिएगा, इसी की बात तमाम रैलीज में की जाएगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।